पहले हमने श्वसन के बारे में आप लोगों को बताया था। श्वसन के बारे में बताया था कि बहुत सारे जीव जंतु जो एक कोशिकी भी होते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, प्रोटोजोआ के बारे में बताया था हमने, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बताए थे। इसके बाद कीट पतंगे कैसे श्वसन करते हैं, मछली, घोंघा और इन सब के बारे में आप जान गए थे। लेकिन हमने मनुष्य के श्वसन के बारे में आप लोगों को नहीं बताए थे। मनुष्य के श्वसन तंत्र को इंग्लिश में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारी बॉडी का। इसके द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। श्वसन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन को बाह्य श्वसन को ही हम श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं और श्वासोच्छ्वास को दो भागों में बांटा गया है। एक है निःश्वसन और एक है नीह श्वसन। हम इसके बारे में आपको अभी इसकी यांत्रिक क्रियाविधि बताएंगे। और दूसरा जो श्वसन है वो है आंतरिक श्वसन, जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है। हमारी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इस श्वसन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब सबसे पहले श्वसन तंत्र की संरचना देख लेते हैं। तो श्वसन तंत्र की संरचना को दो भागों में बांटा गया है। एक है संवाहक तंत्र और दूसरा है फेफड़ा। संवाहक तंत्र मतलब जहां पर वायु का संवहन होता है, ये यहां से लगा के ये वाला पूरा सिस्टम कहलाएगा, ये संवाहक अंग। और दूसरा है फेफड़ा। इसके बाद में जो संरचना है, जो मुख्य अंग है वो फेफड़ा कहलाता है। मुख्य कार्यविधि जो होती है वो फेफड़े से होती है। और हर मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं और ये श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। तो सबसे पहले इसकी संरचना देखते हैं। शुरू करते हैं संवाहक अंग से। संवाहक अंग में सबसे पहला अंग है नासिका छिद्र। नासिका छिद्र मतलब हमारी जो नाक है, इस नाक में दो छिद्र होते हैं। उस छिद्र को क्या बोलते हैं? नासिका छिद्र बोलते हैं। और प्रत्येक मनुष्य में ये पाई जाती है, जहां से ऑक्सीजन या अन्य गैसें हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है, वो नासिका छिद्र कहलाता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है नासिका मार्ग। हमने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए हैं। 1 नंबर मतलब नासिका छिद्र, 2 नंबर मतलब नासिका मार्ग, 3 नंबर मतलब ग्रसनी, 4 नंबर मतलब कंठ। तो अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा, वो है नासा मार्ग। नासा मतलब जहां से नाक का मार्ग। अब नाक के अंदर का मार्ग यदि देखें तो यहाँ पर ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे श्लेष्मल ग्रंथियां। श्लेष्मल ग्रंथियां क्या काम करती है? श्लेष्मल ग्रंथियां के अलावा हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। वो बाल एक प्रकार के प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है कि हमारे जो वातावरण से विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, धूल के कण और अन्य संवेदनशील चीजें जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वो हमारे नाक के अंदर पाए जाने वाले बाल और बाल के ऊपर जहां से बाल रहते हैं हमारी नाक में, वहां पे श्लेष्मल ग्रंथि पाई जाती है, जहां से श्लेष्मल पदार्थ रिश्ता रहता है, तो वो उस पदार्थ में चिपक जाते हैं। इस प्रकार हमारा फेफड़ा सुरक्षित रहता है। एक प्रकार की पॉजिटिव सकारात्मक प्रक्रिया है वो। और यदि किसी चीज से एलर्जी हो जाए तो श्लेष्मल पदार्थ ज्यादा बनने लगता है, जिसको कहते हैं नाक बह रही है करके, है ना। तो इसके अलावा तीसरा पॉइंट देखते हैं ग्रसनी। तीसरा पॉइंट है ग्रसनी, जहां पर ये जो पाचन तंत्र वाली जो नलिका, मुंह की जो यहाँ पे मुंह का छिद्र और नासामार्ग का छिद्र जहां पर खुलता है उसको बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी एक विशिष्ट अंग होता है जहां पर दोनों छिद्र आकर मिलते हैं। यहां से फिर एक छिद्र पाचन तंत्र के लिए अलग चला जाता है और एक छिद्र श्वसन के लिए। श्वसन का छिद्र हमेशा खुला रहता है। श्वसन मतलब ये फेफड़े वाला छिद्र लगभग हमेशा खुला रहता है और ये तब बंद होता है जब हम भोजन निगलते हैं, तब ये बंद तब होता है जब भोजन निगलते हैं तब। इसके बाद ग्रसनी के बाद में जो अंग आता है वो है कंठ। कंठ का मतलब कहते हैं कंठ कितना सुरीला कंठ है। कंठ मतलब जहां से आवाज निकलती है, ये वाला भाग कंठ कहलाता है। ये मतलब ग्रसनी में ही जुड़ा हुआ भाग है कंठ। और कंठ में वाक तंतु पाए जाते हैं।
वाक तंतु मतलब एक पतली झिल्ली के समान एक संरचना होती है जो हमारे फेफड़े से आवाज निकलती है तो कंपन करने लगता है, और कंपन करता है तो वायु में कंपन होने लगता है, और वो कंपन वायु का कंपन आपके कान तक पहुंचता है और आपको किसी भी व्यक्ति की आवाज सुनाई देने लगती है केवल हवा के कंपन के कारण। तो हमारे मुंह से जो आपके कानों तक आवाज आ रही है उसका कारण है क्या? हवा में कंपन। वो पैदा हो रहा है कहां से? कंठ से। कंठ में 3 प्रकार की उपअस्थि पाई जाती है। अस्थि और उपअस्थि में अंतर है। अस्थियां जैसे हमारे हाथ की हड्डी हो गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ उपास्थि होती है जो ना पूर्णतः मांस होता है और ना हड्डी होती है, दोनों का बीच का भाग। जैसे कान में उपास्थि पाई जाती है, देखो कुछ कठोर है जिसको सेमी सॉलिड कहते हैं। ऐसी संरचनाओं की बनी हुई 3 उपास्थियां पाई जाती है। एक जोड़ी थायराइड, एरिटिनाइड और क्रिकनाइड। यहाँ पे थायराइड, एरिटिनाइड और क्रिकनाइड उपास्थि पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एडम्स एप्पल नाम की संरचना पाई जाती है। एडम्स एप्पल, ये दिख रहा है ना उभरा हुआ भाग, ये एडम्स एप्पल कहलाता है। हाँ, और इसके बाद हम देखते हैं कंठ के बाद श्वास नाल। ये कंठ से लगा के फेफड़े की ब्रांच तक ये 12 सेंटीमीटर का जो क्षेत्र होता है, ये 5वें नंबर पर, जिसको श्वास नाल कहते हैं। अब इस श्वास नाल की विशेषता ये है कि इस पर भी अर्ध छल्ले के अनुसार, ये पूर्ण छल्ला हो गया, ये आधा छल्ला, ऐसी उपास्थि पाई जाती है। यहां से लगा के यहां, जैसे हम सांस अंदर करते हैं तो उपास्थि थोड़ी सी फैलती है, और जैसे वो मतलब जिस समय पे वायु बाहर भी नहीं जाती, अंदर नहीं जाती, तो वो अपनी पुरानी पोजीशन में जाती है। जैसे सांस अंदर करते हैं तो उसमें दबाव पड़ता है, फैल जाती है। इस प्रकार उस उपास्थि का कार्य है। तो ये जो होता है लगभग 12 सेंटीमीटर होता है, कंठ से लगाकर फेफड़े तक के भाग को श्वास नाल कहते हैं। इसको इंग्लिश में ईसोफेगस कहते हैं। इसके बाद देखते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल। ये जो श्वास नाल होती है ये 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में बढ़ जाती है। एक राइट लंग्स की ओर, फेफड़े को इंग्लिश में लंग्स कहा जाता है, एक राइट की ओर जाती है और एक लेफ्ट की ओर जाती है। तो जो मोटी वाली जो संरचना आपको दिख रही है, मुख्य संरचना, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ये जो मुख्य संरचना है ये दोनों तरफ गई है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। ये उससे फिर और बारीक बारीक संरचना दोनों तरफ निकलती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। जो बारीक बारीक होते होते एक ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है कि वो बहुत ज्यादा बारीक हो जाती है, बहुत ज्यादा, बाल से भी ज्यादा बारीक हो जाती है, और उस कंडीशन को एल्वियोलाई कहते हैं। ब्रोंकाई से छोटी ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से छोटी होती एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब ये जो बहुत बारीक तंतु जो हमारे फेफड़ों के अंतिम छोर में पहुंचता है, जहां से हमारे हृदय की धमनी और शिराएं आती है, और वो आपस में इस तरह की संरचना बना लेती है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। लगभग 30 करोड़ एल्वियोलाई पाए जाते हैं। जो इस टाइप की संरचना जो होती है वो 30 करोड़ होती है। लगभग ऐसी ही संरचना हमारे किडनी में भी पाई जाती है, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, जहां पे यूरिन का जो वेस्ट मटेरियल है अलग हो जाता है। सेम यहां पे जो पाई जाती है, इसका पदार्थ मतलब ट्रांसफर होता है। मान लो एक ट्रेन से माल आया, दूसरी ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा होता है। तो जो फेफड़ा होता है ये हमारी थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। ये जो कैविटी होती है चेस्ट वाली, इसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। जो थोरेक्स हमारी जो पसली होती है, इस पसलियों के द्वारा सुरक्षित रहता है अंदर की ओर, और यह एक मांसल संरचना होती है जिसमें प्लूरल, हाँ, इसको थोरेसिक कैविटी है, प्लूरल गुहा भी कहते हैं। प्लूरल गुहा, इसमें प्लूरल द्रव होता है जो उसको सूखने नहीं देता फेफड़ों को, और वो लगातार क्रिया करता रहता है। इस प्रकार ये हमारे शरीर की मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना हुई। इसके बाद हम आपको इसकी क्रियाविधि समझाएंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि सबको समझ में